चेतना को थोड़ी ठेस पहुंचती है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि अरे ये क्या क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर के जहरीली गैस से मरने वाले लोग कौन हैं? क्या हमें नहीं दिखता एक सभ्य समाज के रूप में? क्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि सीवर में उतर के मरने वाले की जाति नहीं बदल रही है? संसाधनों का अगर विश्लेषण हो तो वो भी स्पष्ट होता है। उसके अलावा तमाम चीज़ों पर अगर गौर करें तो मुझको लगता है कि एक इस तरह का रेगुलेशन जिसमें कि आप एक समतल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी टोपोग्राफी बहुत अनइक्वल है। उस अनइक्वल टोपोग्राफी को अगर डेंट नहीं करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो मैं समझता हूँ कि कभी भी एक जो हमारा एक संवैधानिक दृष्टिकोण है, उसको जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल नहीं होने देगा। और सवाल इसमें उठता है कि सुप्रीम कोर्ट से निराशा आपको लग रही है, तो क्या रास्ता सिर्फ सड़क नहीं, का बचता है? मुझे निराशा मैं नहीं कहूँगा। मैं आस लगा के लोगों में बैठने वाले लोगों में से रहता हूँ। 19 मार्च का मैं इंतज़ार करूँगा और मैं चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के विश्वविद्यालयों की हालतों को देखते हुए, महाविद्यालयों की हालत को देखते हुए एक ऐसे मसौदे के साथ आए जो मसौदा ये जो आर्किटेक्चर है डिस्क्रिमिनेशन का, इसको परमानेंटली डेंट कर पाए। सर, सवाल अपने आप को अभागा महसूस करने लगा इस बिल के आते हैं। मैंने बहुत सारी तस्वीरें ऐसे देखी हैं उन अभागे लोगों की, अब क्या कहूँ। सर, मोहम्मद दीपक को जिस तरह टारगेट किया गया उत्तराखंड में, है ना, जब वो बचाने के लिए एक बुजुर्ग को, उसके बाद क्या लगता है? मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोगों को मोहम्मद दीपक या दीप मोहम्मद कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। इंसान की जो हिंदुस्तान की जो सोच थी ना, उसको बरकरार रखने के लिए बेहद आवश्यक है। चेतना को थोड़ी ठेस पहुंचती है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि अरे ये क्या क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर के जहरीली गैस से मरने वाले लोग कौन हैं? क्या हमें नहीं दिखता एक सभ्य समाज के रूप में? क्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि सीवर में उतर के मरने वाले की जाति नहीं बदल रही है? संसाधनों का अगर विश्लेषण हो तो वो भी स्पष्ट होता है। उसके अलावा तमाम चीज़ों पर अगर गौर करें तो मुझको लगता है कि एक इस तरह का रेगुलेशन जिसमें कि आप एक समतल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी टोपोग्राफी बहुत अनइक्वल है। उस अनइक्वल टोपोग्राफी को अगर डेंट नहीं करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो मैं समझता हूँ कि कभी भी एक जो हमारा एक संवैधानिक दृष्टिकोण है, उसको जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल नहीं होने देगा। और सवाल इसमें उठता है कि सुप्रीम कोर्ट से निराशा आपको लग रही है, तो क्या रास्ता सिर्फ सड़क का बचता है? मुझे निराशा मैं नहीं कहूँगा। मैं आस लगा के लोगों में बैठने वाले लोगों में से रहता हूँ। 19 मार्च का मैं इंतज़ार करूँगा और मैं चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के विश्वविद्यालयों की हालतों को देखते हुए, महाविद्यालयों की हालत को देखते हुए एक ऐसे मसौदे के साथ आए जो मसौदा ये जो आर्किटेक्चर है डिस्क्रिमिनेशन का, इसको परमानेंटली डेंट कर पाए। सर, सवाल अपने आप को अभागा महसूस करने लगा इस बिल के आते हैं। मैंने बहुत सारी तस्वीरें ऐसे देखी हैं उन अभागे लोगों की, अब क्या कहूँ। सर, मोहम्मद दीपक को जिस तरह टारगेट किया गया उत्तराखंड में, है ना, जब वो बचाने के लिए एक बुजुर्ग को, उसके बाद क्या लगता है? मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोगों को मोहम्मद दीपक या दीप मोहम्मद कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। इंसान की जो हिंदुस्तान की जो सोच थी ना, उसको बरकरार रखने के लिए बेहद आवश्यक है।